चलो शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आखिरी अपना यहाँ तक हो गया था। अगला इस क्वेश्चन का आप एक बार गो थ्रू कर लो, फिर बात करें। करें नहीं, दो वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगा। आओ देखो बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखना कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल बोल रहा है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे लेकिन हाथों हाथ उसको सॉल्व करने का ट्राई नहीं करेंगे। पहले क्या ट्राई करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो आया तो ही हम फर्दर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इन केस नहीं आया तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी चलो पहले इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो एक तो आप देख सकते हो कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स कितना बताया हुआ है मेरे को, 20 ईयर्स। और एज का या कोई भी चीज का सम अगर दिया हुआ रहेगा तो हमारा उन वेरिएबल्स को चूज करने का फॉर्मेट क्या होता था, एक्स और 20 - x के फॉर्मेट में हम चूज कर लेंगे। तो यहां पर दो फ्रेंड्स के एजेस का सम कितना है, 20। तो आप लिखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स। फिर प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ। नहीं, 20 - x। जब भी सम आपको दिया हुआ रहेगा तो एक x और दूसरा जो भी सम का वैल्यू है दैट -x चलेगा। अच्छा, ये जो कहानी आपको बताया हुआ है इसके बाद का, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ये 4 साल पहले का बात कर रहा है कि 4 साल बाद का बात कर रहा है? पहले का। तो पहले के लिए आपको इसमें से 4 माइनस करना होगा इनके एजेस में से कि प्लस करना होगा। तो लिखो 4 years ago, ऐसा हेडिंग जैसा लिखो ये 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 20 - x - 4 अल्टीमेटली कितना आएगा, 16 - x चलेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले वाला जो इनका एज का वैल्यू है उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बताओ, 48। तो x - 4 इंटू 16 - x इज इक्वल्स टू 48। खोलो इसको यहां से, तो आई थिंक 16x मतलब x इंटू 16, या मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। x इंटू 16 - x - 4 इंटू 16 - x इज इक्वल्स टू 48। सॉल्व करने पे 16x - x स्क्वायर -64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। लेफ्ट हैंड साइड में सबको सिंप्लीफाई कर लो तो 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 20x - x स्क्वायर -64 इज इक्वल्स टू 48। अब इस सबको एक बार आप राइट साइड शिफ्ट करो। इस तरफ तो आपके लिए हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल्स टू होगा आपके लिए, पहले एक्स स्क्वायर को भेज देता हूँ तो वो उधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव। अगर 20x को भेजूंगा तो आई थिंक -20x, और 64 यहाँ आके शायद ऐड होगा तो प्लस ये कितना हो जाएगा अपने लिए 112। ठीक है, सही कह रहा हूँ शायद। अब यहां से देखो दोनों को आप एक्सचेंज कर लो साइड से इनका, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहुंचे यहां तक। अब यहां देखो आप, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना कि ऐसा कुछ कंडीशन मेरे को दिया हो कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, फाइंड द एजेस ऑफ द फ्रेंड, ऐसा अगर मेरा क्वेश्चन रहता तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई कर। लेकिन सिंस इस वाले कंडीशन के पहले बोला हुआ कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो ऑलरेडी एग्जामिनर को खुद को डाउट है कि हो सकता है कि जो इक्वेशन बनेगा ऐसा करने से उस इक्वेशन का क्या पता सोल्यूशन आ भी सकता है और सोल्यूशन नहीं भी आ सकता है। तो ऐसे अगर सोल्यूशन के आने नहीं आने पे आपको पहले से थोड़ा सा डाउट होना, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट डायरेक्टली आपको पहले क्या फाइंड करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। इन केस अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया दैट मीन्स कि सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो फिर उस केस में सॉल्व करने का ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आया है तो फिर आपको इसको सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला आइडिया। तो चलो इसके नीचे लिखो नाउ b इज इक्वल टू कितना, फॉर्मूला क्या था इसका, b स्क्वायर -4ac, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू आई थिंक 112।
फर्दर सॉल्व करने पे 400 और माइनस इनसे आएगा शायद से 448। फर्दर सॉल्व करने पे -48 विच इज लेस देन 0। ठीक है, और लेस देन 0 आने से क्या होगा, सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। नीचे लिखो देयरफॉर it will have no solution, therefore it will have no solution and hence it is not possible. Therefore it will have no solution and hence it is not possible. चलेगा, अगला क्वेश्चन देखो। इसको पहले एक बार आप इमेजिन कर लो और फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। हाँ, तभी ये चीज ट्राई कर। चलो इसको गो थ्रू करो, सोचो एक बार। चलो ठीक है, देखो इसमें कह रहा है आपसे कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, और जब कभी भी देखो वापस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जिसमें हम लोग को दो वेरिएबल लेके जो है वो काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि किस टाइप की डिजाइन का पार्क बनाना है आपको, रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल जैसा ऐसा शेप मान लेते हैं मन में। अभी रेक्टेंगुलर पार्क का मेरे ख्याल में दो चीज होता है इंपॉर्टेंट जिससे हम सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे, एक उसका लेंथ और एक उसका ब्रेथ। तो लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेथ को हम मान लेते हैं y। लिखो इस चीज को, लिख भी दो आप, लेट लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू y एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू y। लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू y। अच्छा, उसके बाद में पेरीमीटर का इंफॉर्मेशन है आपके पास में 80 मीटर। इससे क्या कर सकते हो आप, कोई भी जनरल रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखने में क्या हो जाएगा बताओ, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 40। इफ यू डिवाइड एवरीबडी बाई 2 क्या आएगा बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आई थिंक 20। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, अच्छा सॉरी 80 दिया हुआ है, तो ये 80 फिर 2 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 40। अब चलेगा। अच्छा, एरिया का वैल्यू कितना बताया आपको, एरिया इज इक्वल्स टू 400 और एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, एल इंटू बी, यानी कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना, 400। दिस एम्प्लाइज, अब यहाँ पर एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू आप इसके हेल्प से रिप्लेस कर, मान लो कि मैं एक्स रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप यहां देखना कि अगर x प्लस वाई का वैल्यू 40 है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 माइनस वाई। ठीक है ना, तो ये चीज हम इसमें बिठा देंगे, x के जगह पे कितना आ जाएगा बताओ, 40 माइनस वाई होल थिंग इनटू वाई इज इक्वल्स टू 400 और साइड में आप लिख देना फ्रॉम 1। फिर सॉल्व करोगे इसको आप तो आपको मिलेगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। सारे नंबर्स को राइट साइड स्विच करो आप, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा सोचो एक बार। आई थिंक 0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 और साइड स्वैप कर लो आप, तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सजा के आप लिखोगे ना तो आपको दिखेगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 20 और प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। वैसे तो हम इसमें मिडिल टर्म भी लगा सकते थे कैसे भी करके, लेकिन सिंस यहाँ पर दिख रहा है कि ये आराम से a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए जरूरी नहीं कि मिडिल टर्म के रास्ते जाएं, यही वाला जो है यहाँ पर ज्यादा सिंपल होगा हमारे लिए। ठीक है, फिर इसको आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो बताओ, आई थिंक y माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को शिफ्ट करो क्या बचेगा बताओ, y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके लिए 20। ठीक है, सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपके ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया 20 और ब्रेथ का वैल्यू अगर 20 है तो इक्वेशन 1 में डाल के x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। इक्वेशन 1 इंप्लाइज x प्लस वाई के जगह पर आई थिंक 20 इज इक्वल्स टू 40। 20 को शिफ्ट कर दो तो x इक्वल्स टू फिर से कितना आ जाएगा 20। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे लिखूं, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 20 एंड
ब्रेथ इक्वल्स टू 20, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू, आता हूँ लेंथ इक्वल्स टू 20 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 20, हेंस इट इज पॉसिबल, हेंस इट इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा आगे चल रहे हैं यहां से। अब एक दो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में दिया हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनमें से ये पहला है, आप इसको देखो। इसमें फिगर आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने भी फिगर नहीं दी है, फिगर अपन खुद एक बार बना के सोचेंगे। ठीक है, आप एक बार गो थ्रू कर लो इसको। ठीक है, चलो देखो, जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सोचना अच्छे से, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। पहले मेरे को ये बताओ कि कितने डिजाइन का आपको पार्क बनाना? दो। क्या क्या? रेक्टेंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं ना दोनों का डिजाइन यहाँ पर ऐसे ही एक फ्रेम कर लेता हूँ। एक मान लो कि ऐसा कुछ रेक्टेंगल बना लिया और एक आप कह रहे हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। फाइन। फिर क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये भी फील हो रहा होगा कि रेक्टेंगुलर पार्क के लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ एक कमेंट तो किया हुआ है। ठीक है, क्या कमेंट है? लेंथ और ब्रेथ में से कौन इंडिपेंडेंट और कौन डिपेंडेंट है? A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। मेरे को लग रहा है कि लेंथ इंडिपेंडेंट है, तो लेंथ को मैं एक बार के लिए क्या मान देता हूं? x। और ब्रेथ अगर इससे 3 मीटर छोटा होना चाहिए तो ब्रेथ कितना होना चाहिए? x माइनस 3। तो उसका ब्रेथ कितना हो गया? x माइनस। फिर इस आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले पार्क के लिए क्या बोला हुआ है कि इसका बेस इसके ब्रेथ के साथ में क्या करेगा? मैच। इसका बेस इसके ब्रेथ के साथ में क्या करेगा? मैच। तो ब्रेथ अगर मेरा x माइनस 3 है तो इसका बेस भी कितना होना चाहिए बताओ? x माइनस 3। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को कि क्लियर है? पूरा क्लियर। फिर इसका ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, शायद आप खोज के बताओ मेरे को। 12 मीटर इसका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब ऐसा कुछ परपेंडिकुलर, सही कह रहा हूं? ये मेरे को कितना दिया बताओ? 12। और इसके एरिया के वैल्यू और इसके एरिया के वैल्यू के बीच में एक कनेक्शन है। कैन यू टेल मी कि वो क्या है? किसका? ये लाइन पढ़ो आप। Its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of a isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park and of altitude 12 मीटर। तो ये पढ़ के मुझे इंग्लिश में तो ये समझ में आता है कि रेक्टेंगल का जो भी एरिया आएगा उस एरिया का वैल्यू ट्राइंगल के एरिया के वैल्यू से 4 यूनिट ज्यादा हो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। तो मैं अगर एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो ऐसा कुछ लिखूं क्या उसके अंदर में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सोच लेना पहले अच्छे से, हाँ, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस 4। रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल के एरिया से 4 यूनिट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यही होगा मेरे ख्याल में मीनिंग इसका, इंटरप्रिटेशन। जैसा आपका चॉइसेस है उसके हिसाब से रेक्टेंगल के एरिया का एक्सप्रेशन क्या हो जाना चाहिए बताओ? आई थिंक एक्स इंटू एक्स माइनस 3। वट अबाउट ट्राइंगल के एरिया? तो हाफ इंटू बेस यानी कि एक्स माइनस 3 इंटू हाइट दैट इज 12 और प्लस में मेरे ख्याल में 4। फिर यहां से ये 2 और ये 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल ऑफ, तो क्या बचेगा? 6। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6। इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 6x माइनस 18 प्लस, सबको इधर शिफ्ट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x। अच्छा, माइनस 18 प्लस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 14। इधर आके क्या हो जाएगा बताओ? प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई इनको करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल मिडिल टर्म, इंटू करने पे 14 ऐड करने पे 9, तो आई थिंक 7 और 2 हो जाएगा। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इनमें से कॉमन आई थिंक x बचेगा, x माइनस 7 माइनस 2 अगेन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। और यहां से क्या कर सकते हैं बताओ? दोनों में से आई थिंक x माइनस 7 कॉमन और अंदर क्या आएगा बताओ? x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू आइदर 7 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, x हमारे एजम्पशन के हिसाब से रिप्रेजेंट क्या करता था? रेक्टेंगल का लेंथ। लेकिन मेरे को तो बोला है कि यार लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही ढूंढना है मुझे। ठीक है, तो x का जो भी आंसर आया हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। और ब्रेथ के लिए हमारे पास क्या चॉइस है? x माइनस 3।
तो ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू, आई कैन से कि या तो 7 होगा या फिर कितना होगा 2। B इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, 7 माइनस 3, या फिर क्या बताऊं 2 माइनस 3। 7 माइनस 3 का फाइनल आंसर 4, 2 माइनस 3 का फाइनल आंसर माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे लिए नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, चलेगा, क्योंकि नेगेटिव लेंथ या ब्रेथ किसी का कभी नहीं हो सकता। ये वाला पॉसिबल है, तो अल्टीमेटली हमारा लेंथ के का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे स्टार्ट करो, एक लाइन में लिखवा देता हूँ, लिखो लेट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ना ये फोटो भी बना लेना ताकि बाद में आप रेफर कर सको, और फोटो के नीचे लिखना है लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, लेंथ इक्वल्स टू एक्स, कॉमा ब्रेथ इज इक्वल्स टू, कॉमा ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ठीक है, फिर ऐसे स्टार्ट करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस 4, और यहां से ये पूरा सोल्यूशन कॉपी कर लो फिर आप। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फिर। सब लोग ना इसको गो थ्रू करो, चलो ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ, उसके बाद में फिर हम सॉल्व करने का भी ट्राई करेंगे। ये जो बोल रहा है वो पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। आप देखो कि ऐसा सर्कल के शेप में आपके पास में कोई एक पार्क का डिजाइन बनाने के लिए बोल, ठीक है, और ये ऑब्वियसली ऐसे नहीं रहेगा, ग्राउंड हमारा ऐसे होता है, तो इस टाइप से सर्कल का शेप में कोई पार्क हो। फिर ये कह रहा है कि इस पार्क के पास में 2 गेट होगा, कितना गेट होगा बताओ, 2। दोनों गेट को मैं अपने हिसाब से बना देता हूँ। देखो ऐसा कुछ गेट, अब सोचना है कि यहाँ एक एंट्री पॉइंट है और यहाँ एक एंट्री पॉइंट है, दिख रहा है दोनों, क्लियर है मेरे ख्याल में। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दोनों एंट्री पॉइंट है, इसको अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर देना स्ट्रेट लाइंस, बना देता हूं फिर आपको दिखाऊं। इसको कोई बच्चा अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे, तो ये स्ट्रेट लाइन जो दोनों गेट को ज्वाइन कर रहा है वो इस पार्क का डायमीटर हो, क्या होगा बताओ, डायमीटर। कैन यू गेस के डायमीटर का वैल्यू कितना दिया, 13, इट इज गिवन 13। ओके मेरे ख्याल में यहां तक ये पार्क है सर्कल के शेप में, दैट पार्क हैज 2 गेट्स, एक इधर से और एक इधर से, और दोनों गेट को जोड़ने वाला जो लाइन है वो इस पार्क का क्या होगा, डायमीटर। यहां तक ऑलराइट है सब कुछ, बड़े। फिर ये कह रहा है कि एक पोल इरेक्ट करना है, ठीक है, पोल इरेक्ट करना है मतलब ये पार्क है आपका, और मान लो कि मैं कोई एक पॉइंट चूज कर लेता हूं, ये देखो ये पॉइंट मैंने चूज करा, और इस टाइप का जो पार्क वार्क होता है, तो इसमें क्या है कि शाम के समय लाइट प्रोवाइड करने के लिए आपको स्टील का पिलर जैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसपे लाइट लगाया हुआ है। मान लो कि मैं अगर यहाँ पे 3D शेप में आपको फील कर रहा हूं, तो ये मेरा पार्क है सर्कल का, और जो चोजन पॉइंट है मेरा उस पे ऐसा पोल रहेगा, क्लियर है। इसको इस पे देखोगे तो देखो ऐसा दिखेगा, लेकिन हालांकि ऐसा वर्टिकली नहीं होगा, ये ग्राउंड तो ऐसे ही होता है पैरेलल टू द ग्राउंड, और यहाँ पे ये हो गया हमारा पोल, क्लियर। बट पोल को हम डायग्राम में तो एक पॉइंट से ही रिप्रेजेंट कर सकते, तो हमारे लिए पोल ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे हैं देखो कि पोल का जो दोनों गेट से डिस्टेंस होगा, मैं उसको भी मार्क कर लेता हूँ इस पे, ये देखो, ये जो मैंने मार्क, ये मेरा पार्क है, ये मेरा एक एंट्री गेट है, ये मेरा दूसरा एंट्री गेट है, और दोनों एंट्री गेट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द पार्क। और इस पार्क के पेरीमीटर पे ये मेरा पॉइंट है जहां पर मैं क्या खड़ा करूंगा बताओ, पोल, ऐसे, क्लियर है। फिर इस पोल का इस गेट से जो डिस्टेंस हो, और इस पोल का जो इस गेट से डिस्टेंस हो, इन दोनों का डिफरेंस मेरे को बोला हुआ है कि 7 मीटर का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए बताओ, 7 मीटर का होना चाहिए। तो एक के डिस्टेंस को अगर मैं x मानूं, और दो आदमी का डिफरेंस अगर मेरे को 7 दिया हुआ है, तो दूसरे को मुझे क्या मानना चाहिए, 7 प्लस एक्स। ये सारा फॉर्मेट तो हम पहली क्लास में हमने लिख रखा है कि डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या मानना है हम लोग को, एक को x और दूसरे को 7 प्लस एक्स। देखो क्लियर है कि नहीं। डायमीटर कितना हो गया आपका, 13। उसके बाद में क्लास 9 में हमारा एक चीज पढ़ा हुआ है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल का वैल्यू कितना होता था, 90 डिग्री। तो आप यहां पर ध्यान से देखो कि ये सर्कल हो गया, ये डायमीटर हो गया,
और जहां पर ये पोल हमने इरेक्ट किया है उसका जब हम ये डिस्टेंस वाला लाइन से ड्रॉ कर देंगे तो डू यू थिंक ये वाला एंगल इन सेमी सर्कल का सिचुएशन हो गया? तो इस एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो डू यू थिंक कि ये गेट ये मतलब पोल का पॉइंट और ये वाला गेट मिला के राइट एंगल ट्राइंगल होगा? आ रहा बात समझ? जिस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन होगा? डायमीटर। और इसमें से एक को बेस मान लो और एक को क्या मान लो? परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा बताओ? पाइथागोरस। और उसका स्टेटमेंट हमको कैसा दिखाई देगा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। उसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। चलो कॉपी करो। एंगल 90 डिग्री अगर नहीं होगा तो फिर हम ये पाइथागोरस तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो एक डायग्राम आप लोग भी बना लो, मैं दिखा देता हूं। ऐसा बनाओ, सर्कल हो गया। एक इसका आप डायमीटर बना लो। एक गेट को आप ए बोल दो, दूसरे गेट को आप बी बोल दो, और जहां पर आप पोल इरेक्ट करोगे उसको पी बोल दो। और पी का एक गेट से डिस्टेंस को ऐसे ज्वाइन करो और दूसरे गेट से डिस्टेंस को ऐसे ज्वाइन करो। एक डिस्टेंस का वैल्यू एक्स होगा और एक का वैल्यू एक्स प्लस 7 होगा और ये वाला एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलेगा? लिखो, लेट ए बी इज इक्वल्स टू डायमीटर। हाँ, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5। हो क्या देखिए मैं, लिखो, लेट ए बी इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू डायमीटर, मतलब ए बी को हम डायमीटर मान रहे हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू डायमीटर। ए पी इज इक्वल्स टू एक्स एंड पी बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखो क्लियरली, क्लियरली एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन देना, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। हम्म, ठीक है, आगे लिखो, देयरफॉर बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस लिखना 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। सो 169 is equals to x square plus 14x plus 49। 169 को शिफ्ट कर दो तो 0 इक्वल्स टू ये लोग दोनों मिला के 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 116। 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120। साइड स्वैप करके लिखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, मेरे ख्याल में इंटू करने पे 60 माइनस करने पे 7 तो 12 और 5 हो जाएगा शायद। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन x, x प्लस 12 माइनस 5 x प्लस 12 is equals to 0. This implies x plus 12 into x minus 5 is equals to 0. So x equals to minus 12 और ये फिर x equals to 5। ठीक है, अब माइनस 12 जो है वो हो जाएगा हमारे लिए नॉट पॉसिबल क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर x equals to 5 एंड दूसरा गेट से डिस्टेंस हमारा कितना था? x plus 7, that will be equals to 5 plus 7, that will be equals to 12। तो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 5 मीटर कॉमा 12। ये आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये एनसीईआरटी का नहीं है बट बहुत पॉपुलर है, तो इसको भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, करो क्वेश्चन, गो थ्रू करो एक बार। देखो इस क्वेश्चन को भी पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि ऐसा पहले एक ग्राउंड है जिसके एक कोने में यहाँ पे कोई स्नेक एस बैठा हुआ है। फिर एक इस ग्राउंड का जहां ये ग्राउंड खत्म होगा ना, वहां एक कोई पिलर है। इस पिलर पे बैठा हुआ है पिकॉक पी। ठीक है, और ऐसा है कि एक किसी मोमेंट पे पिकॉक और स्नेक एक दूसरे को देखेगा और भागेगा। ठीक है, दोनों भागेगा। फिर मैं सब आ रहा हूँ, सब कुछ लॉजिकल एकदम, टेंशन मत लो। स्नेक जो है वो छिपने के लिए इस डायरेक्शन में भागेगा। देख कि उसको ना दौड़ दौड़ के यहाँ आना है, इस पिलर के नीचे यहाँ पे कोई होल वगैरह उसमें घुस जाएगा। ठीक है, पिकॉक जो है वो होल में जाके तो नहीं पकड़ पाएगा। स्नेक अगर उधर भागेगा तो कितना भी भागे, कहीं ना कहीं जाके तो पिकॉक पकड़ ही लेगा उसको। लेकिन अगर समहाउ वो पिकॉक को डिफीट करके होल में एक बार घुस जाता है तो पिकॉक जो है वो होल में नहीं घुस पाएगा, इसलिए स्नेक इधर भागेगा। और पिकॉक को भी अगर मान लो कि उसे स्नेक को पकड़ना है तो पिकॉक उधर उड़ के तो क्या करेगा, उधर तो स्नेक नहीं पकड़ाएगा। तो पिकॉक भी भागेगा स्नेक को पकड़ने के लिए। देखो कौन से डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यहाँ कहीं। ठीक है, मतलब डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए मैं एक और एरो बना देता हूँ। ये देखो ऐसे इस डायरेक्शन में भागेगा ऐसे पिकॉक। और ऐसा मान के चलते हैं कि किसी एक पॉइंट पे जाके ना पिकॉक स्नेक को पकड़ लेगा, मान लो कि यहाँ। क्योंकि हमको बोला क्वेश्चन में कि पकड़ा तो गया स्नेक। ठीक है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि एक इस पॉइंट पे जाके पिकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया, चलेगा। अब एक बात और बोला हुआ देखो कि पिकॉक और स्नेक का जो भागने का स्पीड रेट इज इक्वल। ठीक है, और जिस मोमेंट ये लोग एक दूसरे को देखेगा उस मोमेंट से ये पकड़ाने वाले मोमेंट तक के लिए जो टाइम ऑफ ट्रेवल होगा वो पिकॉक और स्नेक के लिए मेरे को लगता है कि सेम होगा। मतलब पिकॉक ने देखा स्नेक को, स्नेक ने देखा पिकॉक को, ये भागना स्टार्ट किया, ये भी पकड़ने के लिए भागना स्टार्ट किया, और एक पॉइंट पे जाके पकड़ लिए। तो जो टोटल टाइम है जिसके लिए पिकॉक ने ट्रेवल किया होगा और जो स्नेक ने ट्रेवल किया होगा वो दोनों के केस में क्या होगा, सेम। बिकॉज द मोमेंट दे सॉ ईच अदर, उसके बाद से दोनों भागना स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पे आके पकड़ा गया उस मोमेंट तो दोनों ही भाग रहा था। तो टाइम ऑफ ट्रेवल दोनों का सेम है और दोनों का स्पीड भी सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इस टाइम के दौरान पीकॉक द्वारा और स्नेक द्वारा वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है ना, पीकॉक और स्नेक का स्पीड भी सेम है और टाइम ऑफ ट्रेवल भी क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से क्या है, सेम है। तो स्पीड भी सेम, टाइम ऑफ ट्रेवल भी सेम, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द पीपल सेम ही रहेगा मेरे ख्याल में। जितना डिस्टेंस स्नेक कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस पीकॉक भी कवर करेगा। क्लियर है? तो अगर मैं स्नेक के ट्रेवल्ड डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए मान लूं कि कितना होगा बताओ, एक्स, तो पिकॉक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बताओ, एक्स। ठीक है, फिर स्नेक शुरू शुरू में होल से कितने डिस्टेंस पे था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई थिंक 27 दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई, तो इसका वैल्यू आपको 9 दिया। From a point 27 meter away from the bottom of a pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. मतलब ये यहां से कितने दूर था, 27 मीटर। तो अगर ये भागते भागते x मीटर आगे चला गया तो ये पोल से कितने डिस्टेंस पे पकड़ाया होगा, 27 माइनस एक्स। और जितना दूर स्नेक ट्रेवल किया होगा x, पिकॉक भी उतना ही दूर ट्रेवल किया होगा। तो ये वाले चीज का पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 27। और मैंने माना कि स्नेक यहां से लेके यहां तक जो ट्रेवल किया होगा वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 27 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अब ऐसा है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो ग्राउंड के ऊपर में किया जाता है वो ग्राउंड से हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री। कोई भी वाल, कोई भी पिलर जो आप ग्राउंड से बनाओगे तो ग्राउंड से हमेशा कितने डिग्री पे बनाया जाएगा, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है ये मेरे को ऐसा लगता है कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। फिर तो क्या ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो पाइथागोरस सेटिस्फाई होगा यहाँ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, आई थिंक एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस
27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। खोलूंगा अगर इसको मैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 प्लस 27 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 27 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर गॉन, सो 0 इक्वल्स टू 81 प्लस 729 माइनस 54x। 54x को लेफ्ट में ले आओ तो 54x इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम टोटल मेरे ख्याल में कितना हो जाएगा 720 और 80, तो मेरे ख्याल में 810 और 820 कितना हो रहा है सोच के बताओ एक बार। 30, 730, 810 ही हो रहा है शायद, सही कह रहा हूं। अब यहां से x इक्वल्स टू 810 बाई 54, 9 से काट लो आप तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 6 और ऊपर आ जाएगा शायद से 90, फर्दर 6 से काट लो तो 1 और 15। सो x इक्वल्स आपको कितना मिल गया यहाँ से 15 मीटर। दैट मीन्स कि 15 मीटर उसने ट्रेवल किया। लेकिन क्वेश्चन में शायद ऐसा पूछा हुआ आपको कि होल से कितने डिस्टेंस पे वो पकड़ा गया, ठीक है। तो ट्रेवल अगर उसने 15 के लिए किया और पूरा डिस्टेंस अगर 27 था तो और कितना पीछे रह गया था वो, तो 27 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 12 मीटर। तो अपना आंसर लास्ट वाला क्या हो जाएगा 12। क्लियर मेरे ख्याल में। एक दो लाइन शुरू में लिख लो एजम्पशन के लिए। क्लियरली क्लियरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, क्लियरली द distance traveled by the peacock and the snake, the peacock and the snake will be seen, the peacock and the snake will be seen। नीचे लिखो let it be x, let it be x, ठीक है। फिर लिखो now from the figure, from the figure। अब ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, लास्ट का एक और लाइन है वो मैं लिखवा देता हूं, ये पार्ट कॉपी कर लो पूरा। चलो इसके आगे लिखो hence required distance, required distance from the pillar, from the pillar, required distance from the pillar is equals to 27 minus 15, 27 minus 15 that is equals to 12 मीटर, 12 मीटर। तो इसी साथ में ऑलमोस्ट एनसीईआरटी पूरा डन, एनसीईआरटी तो पूरा ही डन। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है थोड़ा देख ले। देखो हेडिंग लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सबसे पहले कुछ सॉल्विंग का ही क्वेश्चन है, उससे बिगिन करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं पहले ही बोल दूं कि until unless it is mentioned कि इसको फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है, we will try all the questions to be solved by factorization method, वो थोड़ा इजी रहता है। फॉर्मूला मेथड अगर चला के मेंशन कर देगा कि नहीं फॉर्मूला मेथड ही लगाओ तो ही हम उसके बारे में सोचें, ठीक है। चलो शुरू कर। तो इसको अगर मिडिल टर्म से सोचोगे तो आप बताओ कि a का वैल्यू क्या है इसके लिए 4√3, b का वैल्यू क्या है 5 और c का वैल्यू क्या है 2√3। तो इनटू करने पे क्या चाहिए आप 4√3 इंटू 2√3 दैट इज इक्वल्स टू 24 आ जाएगा शायद, ठीक है। और माइनस करने पे कितना चाहिए आपको 5, तो इंटू करने पे 24 माइनस करने पे 5, ऐसा दो नंबर सजेस्ट करो 8 एंड 3। तो 8 माइनस 3 से ब्रेकआउट कर सकते हैं उसको। लिखो दिस इम्प्लाइज 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x minus 3x minus 2√3 equals to 0। This implies इनमें से कॉमन आई थिंक 4x अंदर बचेगा √3x प्लस 2 और इनमें से कॉमन आई थिंक माइनस √3 अंदर बचेगा √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन √3x प्लस 2 अंदर बचेगा आपके पास में 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहां से √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज √3x इक्वल्स टू -2,
सो x इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ से 4x इक्वल्स टू √3 या फिर x इक्वल्स टू √3/4। अच्छा, जो सेकंड वाला आंसर आया है वो तो ओके है, लेकिन जो फर्स्ट वाला आंसर आया है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, रूट। तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि रूट अगर आए तो हटा दो उसको। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, -2 √3/3 और यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3/4। तो ये आपका फाइनल आंसर ठीक है मेरे ख्याल में। ओके, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसा हम देखेंगे एक लाइन से, जैसे इसको भी देखेंगे, इसके बाद वाले को भी देखेंगे और भी देखेंगे हम। इसमें ये चीज का ध्यान रखना होगा हमको कि अगर शुरू शुरू में इक्वेशन ऐसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है तो पहले एलसीएम वेलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो, और एलसीएम लेके जो सिचुएशन आप फाइनली फेस करोगे ना, दैट विल बी ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां से फिर हम मिडिल टर्म वगैरह जो है वो सोचना स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक चीज सजेस्टेड रहता है कि आप कोशिश करना कि एक तरफ ना एट मैक्स आप 2 ही फ्रैक्शन को डील करो। मतलब कोई कोई बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि सर 17/4 को भी लेफ्ट में ले चलते हैं, फिर हम एक साथ एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 3 फ्रैक्शन एक साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो आप मैक्सिमम एक साथ कितने को सॉल्व करो, 2 को, और बाकी अगर तीसरा है भी तो उसको राइट साइड शिफ्ट करके छोड़ दो और अलग से सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ये वाला मेरे ख्याल में ठीक है, ओके है, कोई इशू नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा लेफ्ट में बताओ, इंटू एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, x+3 तो पहले से था एलसीएम में, और इसमें कॉमन है x-2, अनकॉमन है x, तो x मल्टीप्लाई होगा यहाँ माइनस ऑफ 1 - x पहले से था x, और इसमें कॉमन x है, अनकॉमन है x-2, तो x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 17/4। नीचे आपके पास ब्रेक डाउन करके क्या आएगा सोचो, x² - 2x, और ऊपर आएगा आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आई थिंक x² + 3x, और माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर इसमें 1 इंटू दिस, तो आई थिंक x-2, और -x इंटू दिस, तो मेरे ख्याल में -x इंटू x -x² -x इंटू दिस, तो आई थिंक +2x, ऐसा कुछ। दिस इज इक्वल्स टू 17/4। फिर सारे चीज को पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट में है मेरे पास x² + 3x, आई विल लीव इट, माइनस इस ब्रैकेट को ठीक करना होगा पहले, तो आई थिंक x + 2x मिला के हो जाएगा मेरे ख्याल में 3x -2 -x² डिवाइडेड बाय, नीचे वी हैव x² - 2x, राइट हैंड साइड में वी हैव 17/4। सॉल्व करने पे मेरे को ऐसा लगता है कि 3x और 3x कैंसल ऑफ, सो x² माइनस इंटू माइनस +2 और माइनस इंटू माइनस प्लस x² अपॉन में x² - 2x, दिस इज इक्वल्स टू 17/4। दिस इम्प्लाइज 2x² + 2 by x² - 2x is equals to 17 by ऐसा कुछ। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू 2x² + 2 इज इक्वल्स टू 17 इंटू x² - 2x। ठीक है, जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई थिंक 8 हो जाएगा, तो 8x² + 8 इज इक्वल्स टू 17x² - 34x। चलेगा, सब चीज को उठा के राइट साइड ले चलो, तो अपने को मिल जाएगा, एक सेकेंड, 17x² - 8x², so 0 इक्वल्स टू 17x² - 8x²। फिर मेरे ख्याल में -34x का पार्टनर नहीं है तो -34x, और इधर अपने पास में 8 है, 34x - 8, इनका सिंप्लीफाई होगा, इट विल बिकम 9x² - 34x - 8। आप साइड चेंज कर लो तो आई थिंक 9x² - 34x - 8 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इंटू करने पे 72 माइनस करने पे 34, तो आई थिंक 36 और 2 हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर 36 - 2 इंटू एक्स -8 इक्वल्स टू 0, सो 9x² - 36x + 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन आई थिंक 9x अंदर आएगा मेरे ख्याल में कितना, x - 4, और इनमें से भी कॉमन मेरे ख्याल में +2 अंदर आएगा, x - 4 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन
x माइनस 4 अंदर आएगा 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. So either first part equals to 0, that is x minus 4 equals to 0, or second part equals to 0, that is 9x plus 2 equals to 0. So x equals to ये तो 4 आएगा और ये फिर x equals to minus 2 upon 9 आ जाएगा. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर. चलो अगला क्वेश्चन देखो. इसमें ना आप 5 स्टार लगाओ. इसमें कुछ बहुत अनोखा होगा जो अभी तक किसी क्वेश्चन में हुआ नहीं है आपके लिए. चलो स्टार्ट करूं. मैंने क्या बोला, तीनों एक साथ करना है कि एक बार में दो को ही रखेंगे? दो को ही रखेंगे. तो जो बल्कि वाला है उसे को आप स्विच कर दो, उस तरफ भेज दो. ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे इसको. देखना 2x अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में नेगेटिव ऑफ 3x प्लस 9 ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाय कितना, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3. जो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलेगा. लेफ्ट हैंड साइड में कैन यू सजेस्ट कि एलसीएम क्या है? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3. न्यूमरेटर में फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में ऑलरेडी देयर वाज 2x और एलसीएम और डिनोमिनेटर को अगर मैं कंपेयर करूं तो x माइनस 3 कॉमन है, उसको छोड़ दो, जो अनकॉमन है उससे मल्टीप्लाई कर लूं तो 2x प्लस 3 प्लस इस बार न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 है और कॉमन अनकॉमन कंपेयर करोगे तो 2x माइनस 3 2x प्लस 3 कॉमन है, अनकॉमन क्या है x माइनस 3, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x प्लस 9 होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ रहेगा. देखो क्लियर है क्या? अभी मत ले जाओ, भी रहने दो, एक बार ले जाएंगे. यहाँ तक ठीक है सब कुछ. फिर आप देखो कि बहुत ही प्यारा से एक काम हो जाएगा. मुझे लगता है कि ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर भी ये वाला आपस में मल्टीप्लाइड है. तो मैं अगर मन में ऐसा सोचूं कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ये चीज कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, और फिर ये ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कैंसल ऑफ. तो उतना लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली यहाँ से ही x माइनस थ्री और 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल. हट गया ये वाला. अब क्या आएगा सोचो. दिस एम्प्लाइज यहां से खोलो तो क्या आएगा, आई थिंक 4x स्क्वायर 2x इंटू 2x और प्लस कितना बताओ 6x, और इससे क्या आ जाएगा प्लस x माइनस 3, और इससे क्या आ जाएगा बताओ माइनस 3x माइनस 9. पहले लेफ्ट को सिंप्लीफाई कर लो तो आई थिंक 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 3x माइनस 9. सबको इधर ले आओ तो 4x स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में 10x और प्लस मेरे ख्याल में 6 इज इक्वल्स टू 0. चलेगा. फिर सबको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस आई थिंक 3 इज इक्वल्स टू 0. पहले यहां तक कॉपी कर लूं, इसके अंदर बहुत सेंसिटिव कुछ है, मैं बताऊंगा फिर. देखो यहाँ देखो, इसके आगे इंटू करने पे क्या चाहिए आपको बताओ 6, ऐड करने पे कितना चाहिए, तो नंबर्स क्या होगा 2 और 3, 2 प्लस 3. चलो लिखना स्टार्ट करो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 होल थिंग इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो दिस एम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से कॉमन 2x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, और इन दोनों में से कॉमन मेरे ख्याल में प्लस 3, अंदर बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दिस एम्प्लाइज दोनों में से x प्लस 1 कॉमन और बचेगा कितना अपने पास में 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. चलेगा यहां तक. अब सब लोग एक बार पेन छोड़ के बोर्ड पर देखो. यहां तक सब करेक्ट है, मेरा कोई इशू नहीं है किसी को भी. यहां के बाद जब मैं अगले स्टेप में जाऊंगा तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. मैं फिर से खुद को रिपीट कर रहा हूं, आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. एक बार देख लो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इसके नीचे आई विल राइट नॉट पॉसिबल. अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ क्यों.
आंसर पहले तो हमको थोड़े पता रहेगा, ये तो मैंने लिख दिया। अच्छा, डेसिमल में क्या प्रॉब्लम है? अभी तक तो बहुत अजीब अजीब आंसर आ रहा था, इसका भी डेसिमल में आएगा। यहाँ तो मना नहीं कर रहे थे, यहाँ क्यों मना कर रहा हूँ कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। देखो 2x प्लस 3 के साथ में क्या समस्या है? जिस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था ना, उसमें देयर वर फ्रैक्शंस एंड उनमें से किसी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आई हैड 2x प्लस 3। तो अगर मैं 2x प्लस 3 का आंसर 0 मान के सॉल्व करूं और जो भी x का आंसर आएगा उसको इसमें बिठाने के बाद में 2x प्लस 3 वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का 0 हो गया तो अल्टीमेटली वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सोचो? नॉट डिफाइंड। 0 से डिवीजन तो नहीं हो सकता है ना। लॉजिक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इफ 2x प्लस 3 बिकम्स 0 देन 1 डिवाइडेड बाय यहां क्या आ जाएगा? 0। एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो इस चीज को लेके थोड़ा केयरफुल रहना है जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, कि जो आपका फाइनल स्टेप होगा देख लेना कि उस स्टेप में जिस चीज को आप 0 बोल रहे हो क्या उसमें से कोई चीज किसी का डिनोमिनेटर है। जैसे यहां पर x प्लस 1 को लेके इशू नहीं है, क्योंकि x प्लस 1 खुद किसी का भी डिनोमिनेटर नहीं, तो अगर वो 0 होगा भी तो चलेगा मेरे। लेकिन 2x प्लस 3 को लेके इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि 2x प्लस 3 इसमें भी डिनोमिनेटर है और इसमें भी क्या है वो डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसीलिए मैं इसको 0 नहीं मान पाऊं। आया बात समझ? तो वो हो गया रिजेक्ट। अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बना बताऊं? x इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना, चलेगा? अच्छा, एक चीज और सुनो। आप बोल सकते थे कि सर आपने तो एक चीज पढ़ाया हम लोग को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 सोल्यूशन आना चाहिए। यहाँ तो लेकिन फिर सर आप गलत बोल रहे थे शायद कि इसमें 2 आंसर नहीं आ रहा। तो उसमें मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ये होगा, देखो ये भी चीज आप लोगों को समझना जरूरी है कि ये इक्वेशन खुद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसको तो सिंप्लीफाई कर करके हमने कन्वर्ट किया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इनिशियली जो इक्वेशन हम फेस कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक था क्या? नहीं था। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि उस वाले इक्वेशन का 2 आंसर आएगा ही आएगा। गॉट इट? याद रहेगा ये चीज? समझ में आया ये वाला पूरा? चलो एक बार इसको खुद से ट्राई करो फटाफट। चलो तो मुझे भी थोड़ा हेल्प करो, फटाफट इसको खत्म कर देते हैं। जिनका आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो देखो एक बार। एलसीएम बताओ क्या आएगा लेफ्ट में? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। इस बार कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा कोई भी चीज का, ठीक है? सिंप्लीफाई करूं तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन में इसको खोलने से आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 आएगा अल्टीमेटली, है ना? 6/x। न्यूमरेटर शायद थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। x और 2x मिलाया कितना? 3x माइनस 1 माइनस 4 मिला के आई थिंक माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3x माइनस 5 होल देंगे इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हाँ हाँ, कर सकते हो, कोई नहीं, मतलब अगर कॉन्फिडेंस है कि सही करोगे तो डायरेक्टली भी कर सकते। माइनस 5x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। दिस इम्प्लाइज सबको उधर ले चलो तो 0 इक्वल्स टू आई थिंक 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x, मेरे ख्याल में माइनस 13x और प्लस 12। तो इंटू करने पे आपको चाहिए कितना? 36, और ऐड करने पे आपको चाहिए 13। तो नंबर्स क्या हो जाएगा आपका? 9 और 4, 3x स्क्वायर और माइनस है मेरे ख्याल में, तो माइनस 9 प्लस 4 इंटू एक्स और क्या प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। खोलने पे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन 3x अंदर बचेगा, x माइनस 3, और इनमें से कॉमन माइनस 4 अंदर वापस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली x माइनस 3 कॉमन, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस बार भी देखो डाउट तो आपको होना चाहिए कि यहां से अब जब अगला स्टेप करना है मेरे को, और सिंस मैंने बिगिन किया था फ्रैक्शन टाइप के स्ट्रक्चर से, तो मुझे थोड़ा केयरफुल तो होना पड़ेगा। बट लकीली x माइनस 3 भी कहीं पर भी डिनोमिनेटर में नहीं है मेरे पास, और 3x प्लस 4 भी मेरे डिनोमिनेटर में नहीं। गलत बोल दिया क्या? अच्छा हाँ, 3x माइनस 4 होगा, सॉरी। वो जो आर्ग्यूमेंट मैंने बोला वो समझ में आया ना आप लोगों को?
इनमें से कोई भी आपके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, तो देयरफॉर ओके है। मैं फर्स्ट वाले को भी 0 बना सकता हूं और सेकंड वाले को भी 0 बना सकता हूं। तो यहां से x इक्वल्स टू आ गया 3 और यहां से x इक्वल्स टू आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों आपका आंसर चलेगा। तो एक क्वेश्चन घर के लिए लिख के जाओ, घर पे करके लाना है इसको, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बस।